ओके, चलिए इस पूरी रिपोर्ट को थोड़ा डिटेल में अनपैक करते हैं। एक ऐसी सिचुएशन की कल्पना की जा सकती है जहां एक कंपनी अपने पिछले 2 सालों के सबसे बेहतरीन फाइनेंशियल रिजल्ट्स अचीव कर रही हो, बिल्कुल। प्रॉफिट्स रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे हों, लेकिन ठीक उसी वक्त वो कंपनी अपने ही 40 साल पुराने एक ऐसे लेगेसी बिजनेस का बोझ ढो रही हो जो लगातार उसके मुनाफे को निगल रहा है। हाँ, ये किसी के लिए भी देखना हैरान करने वाला हो सकता है। मतलब एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ये। सही कहा। तो आज हम सोलारा एक्टिव फार्मा साइंसेस के Q4 FY26 यानी 15 मई 2026 के अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट की एक गहरी एनालिसिस कर रहे हैं और इसका मिशन बहुत क्लियर है। राइट। हमें ये समझना है कि कैसे कंपनी का कोर बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है जबकि दूसरी तरफ एक पुराना बिजनेस उन्हें पीछे खींच रहा है। ये बस एक बैलेंस शीट का मुद्दा नहीं है। ये एक सर्वाइवल और एवोल्यूशन का मुद्दा है। बिल्कुल। अगर हम इस पूरी कहानी की शुरुआत उन नंबर्स से करें जो इस ताज़ा अर्निंग्स कॉल में सामने आए हैं, तो Q4 के नतीजे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड की तस्वीर पेश करते हैं। हाँ, नंबर्स काफी इम्प्रेसिव हैं। सोलारा ने इस क्वार्टर में 392 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है। ये पिछले क्वार्टर के मुकाबले लगभग 12% की एक सॉलिड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। 12% ग्रोथ, ओके। हाँ, लेकिन सिर्फ सेल्स नहीं, उनका जो ईबिडा है वो 61 करोड़ रुपए रहा है, जो कि 65% की जबरदस्त क्यों ग्रोथ दिखाता है। उनका ईबिडा मार्जिन अब 16% पर आ गया है। 65% ग्रोथ, ओह वाओ। यहाँ जो सबसे फैसिनेटिंग बात है वो ये है कि इन सब के बावजूद उनके ऑपरेटिंग कॉस्ट्स बिल्कुल फ्लैट रहे। मतलब नया रेवेन्यू सीधा प्रॉफिट में बदल गया। वेट, कॉस्ट्स बिल्कुल नहीं बढ़े? हाँ, बिल्कुल फ्लैट। इस पॉइंट को थोड़ा और गहराई से समझना जरूरी है क्योंकि यही वो चीज है जिसे फाइनेंशियल दुनिया में क्लासिक ऑपरेटिंग लेवरेज कहा जाता है। इसे समझने के लिए एक मूवी थिएटर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सही एग्जाम्पल है। जैसे थिएटर में 10 लोग फिल्म देखने आए या 100 लोग, एसी और प्रोजेक्टर चलाने का खर्च तो सेम ही रहता है ना। एग्जैक्टली। तो जब वो नकदी एक्स्ट्रा टिकट बिकते हैं तो उनसे आने वाला पैसा सीधा प्रॉफिट बन जाता है। सोलारा के केस में भी ठीक यही हुआ। खर्च नहीं बढ़ा पर रेवेन्यू बढ़ा तो प्रॉफिट स्पाइक कर गया। ये सिचुएशन एक ऐसी ट्रेन की तरह लग रही है जिसका मेन इंजन पूरी स्पीड पर दौड़ रहा है लेकिन पीछे एक भारी डिब्बा उसकी स्पीड कम कर रहा है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। तो चलिए पहले इस मेन इंजन की बात करते हैं जिसे कंपनी अपना बेस बिजनेस कहती है। आंकड़े दिखाते हैं कि 75% सेल्स डेवलप्ड मार्केट से आ रही हैं। जो कि एक बहुत ही स्टेबल सोर्स है। राइट, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलरेडी 70% हो चुका है। तो इंजन चल कैसे रहा है अंदर से? देखा जाए तो इस बेस बिजनेस की असली ताकत इसके मार्जिन्स में छुपी है। ये इंजन 54% ग्रॉस मार्जिन और करीब 26% ईबिडा मार्जिन पर ऑपरेट कर रहा है। 26%? फार्मा में ये काफी हेल्दी है। बहुत हेल्दी है। और अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो सोलारा के पास इस वक्त लगभग 70 कमर्शलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन यहाँ एक डेटा पॉइंट बहुत ध्यान खींचता है। क्या? इन 70 में से जो टॉप 15 से 20 प्रोडक्ट्स हैं वो अकेले पूरे बिजनेस का 75% हिस्सा लाते हैं। अच्छा, मतलब फोकस बहुत ज्यादा बिखरा हुआ नहीं है। वो उन गिने चुने मॉलिक्यूल्स पर पकड़ बना रहे हैं जो एक्चुअल में पैसा ला रहे हैं। बिल्कुल। और इसी बेस बिजनेस के अंदर दो और सेगमेंट्स की चर्चा हुई थी, पॉलीमर्स और क्रैम्स। पॉलीमर्स वाला हिस्सा बहुत स्ट्रांग है क्योंकि कुछ कॉम्प्लेक्स पॉलीमर एपीआईज में सोलारा के पास ग्लोबल मार्केट का 50% से ज्यादा शेयर है। 50%? ये तो एक बहुत बड़ा मोट हो गया। हाँ, एक सॉलिड कॉम्परेटिव एडवांटेज है। लेकिन दूसरी तरफ क्रैम्स यानी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, वो बिजनेस अभी बहुत ही सब स्केल है। साल का मुश्किल से 10-12 करोड़ का रेवेन्यू। सिर्फ 10-12 करोड़? एक ऐसी कंपनी जो करोड़ों में ऑपरेट कर रही है, उसके लिए ये 10 करोड़ का बिजनेस एक डिस्ट्रैक्शन नहीं है क्या? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। क्रैम्स एक आउटसोर्स लैब की तरह होता है। मैनेजमेंट ने भी माना है कि ये अभी उनके लिए बड़ा ग्रोथ ड्राइवर नहीं है। उनका पूरा ध्यान अभी कैटलॉग जेनेरिक्स और पॉलीमर एपीआईज पर है। ओके, तो वो अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ, और इसी स्ट्रैटेजी के चलते उन्होंने अपनी फैसिलिटीज में डीबॉटलिंग की है। बिना नए ग्रीनफील्ड कैपेक्स के अपनी पुरानी मशीन्स की एफिशिएंसी बढ़ाकर उन्होंने हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स के लिए जगह बनाई है। राइट, कैपिटल बचाने का स्मार्ट तरीका। अब यहाँ मुद्दा सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि अभी तक हमने उस तेज दौड़ने वाले इंजन की बात की। अब उस एंकर या उस भारी डिब्बे पर आते हैं जो ट्रेन को रोक रहा है,
आइबुप्रोफेन का बिजनेस। ओह यस, आइबुप्रोफेन। एक ऐसा बिजनेस जो 40 साल से चल रहा हो, जिसके पास पूरी दुनिया के मार्की कस्टमर्स हों, वो अचानक से नेगेटिव ईबीडीए क्यों दे रहा है? और वो भी तब जब ग्लोबल लेवल पर आइबुप्रोफेन के दाम बढ़ रहे हैं। इसे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। एक कंपनी 40 साल से एक प्रोडक्ट बना रही है और फिर भी नुकसान में है। इसका जवाब ये है कि इबुप्रोफेन अब एक कमोडिटी बिजनेस बन चुका है। कमोडिटी बन गया है मतलब इस मार्केट में सिर्फ उसका सिक्का चलता है जो कच्चा माल खुद बनाता हो। सोलारा यहाँ बैकवर्ड इंटीग्रेटेड नहीं है। वो इबुप्रोफेन का कच्चा माल, जिसे आईबैक कहते हैं, खुद नहीं बनाते। अच्छा, वो थर्ड पार्टी से खरीदते हैं। बिल्कुल। तो अगर मार्केट में कच्चे माल का दाम बढ़ेगा तो उनका प्रॉफिट सीधा खत्म, और ऊपर से इनके पास नई टेक्नोलॉजी भी नहीं है जो कॉम्पिटिटर्स के पास है। तो दाम बढ़ने का फायदा इसलिए नहीं मिला क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा हो गया और पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से फाइनल प्रोडक्ट का दाम नहीं बढ़ा सके। एग्जैक्टली। Q4 में उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। इसी लगातार नुकसान को देखते हुए बोर्ड ने अब बैंकर्स अपॉइंट कर दिए हैं ताकि इस बिजनेस के लिए स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जा सके। बैंकर्स अपॉइंट करने का मतलब तो यही है ना कि या तो बेच दो या कुछ बड़ा बदलाव करो। सही पकड़ा। या तो किसी नए बायर को बेचेंगे जो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हो, या फिर इस डेडिकेटेड फैसिलिटी को एक मल्टी प्रोडक्ट फैसिलिटी में बदल देंगे। इसका डिसीजन H1 FY27 तक आने की उम्मीद है। और इसी कंफ्यूजन के वजह से वो सिंथिक्स वाला कार्व आउट प्रोसेस भी रुक गया ना। हाँ, जब तक इबुप्रोफेन का फ्यूचर तय नहीं होता, कंपनी स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होगा। इस तूली प्रॉब्लम का एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल विजैक फैसिलिटी है। एक डिटेल जो ट्रांसक्रिप्ट में थी, उसने मुझे सच में चौंका दिया। ये विजैक प्लांट 2024 से मॉथबॉल्ड यानी बंद पड़ा है। हाँ, कंप्लीटली शट डाउन। किसी को भी लगेगा कि बंद प्लांट है तो खर्चा नहीं होगा, लेकिन हर साल 12 से 15 करोड़ रुपए सिर्फ इस बंद फैसिलिटी को मेंटेन करने में लग रहे हैं। एक एम्प्टी बिल्डिंग के लिए महीने का 1 करोड़ से ज्यादा का खर्च, ये सीधा सीधा प्रॉफिट को खा रहा है। और इस प्लांट का आगे का रास्ता भी आइबुप्रोफेन के डिसीजन पर ही टिका है। इट्स जस्ट अ ह्यूज ड्रेन। तो अगर आइबुप्रोफेन एक प्रॉब्लम है तो मैनेजमेंट इसे ठीक करने के लिए क्या कर रही है? फ्यूचर की ग्रोथ के लिए उनका क्या प्लान है? फ्यूचर तो देखिए हमेशा R&D पर टिका होता है, लेकिन R&D को लेकर एक ऐसी सच्चाई सामने आई है जो किसी को भी हिला सकती है। हाँ, वो 200 करोड़ वाला आंकड़ा, मैं उसी पर आने वाली थी। पिछले 4-5 सालों में उन्होंने R&D पर 200 करोड़ खर्च किए और उससे कितने नए प्रोडक्ट फाइल हुए? जीरो, एक भी नहीं। जीरो, मतलब 200 करोड़ पानी में बहा दिए गए। इस सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? अगर हम इसे बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें तो फार्मा में R&D ऑक्सीजन की तरह है। ये एक स्कैटरगन अप्रोच थी जहां बिना फोकस के पैसा फेंका गया, लेकिन अब लीडरशिप ने इस इंजन को रीसेट किया है। रीसेट किया है मतलब अब क्या अलग कर रहे हैं? उन्होंने बजट ड्रास्टिकली कट किया है। अब साल का सिर्फ 25 करोड़ खर्च करेंगे और टारगेट रखा है हर साल 4 से 5 नए DMF यानी ड्रग मास्टर फाइल सबमिट करने का। वेट, रियली? अगर 200 करोड़ से कुछ नहीं हुआ तो सिर्फ 25 करोड़ से 4-5 फाइल्स कैसे होंगी? ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। लगता तो है, लेकिन डिफरेंस फोकस का है। अब वो सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स पर रिसर्च कर रहे हैं जिनकी क्लियर डिमांड है और जो उनके करंट सेटअप में बन सकते हैं। और DMF फाइल करना बहुत जरूरी है। राइट, FDA अप्रूवल के लिए। बिल्कुल, बिना इसके आप ग्लोबल मार्केट में बेच ही नहीं सके। अप्रैल के पहले हफ्ते में उन्होंने एक नया DMF फाइल कर भी दिया है। पर फार्मा में तो टाइम लगता है ना। अगर आज फाइल हुआ है तो इसका रेवेन्यू आने में तो 2-3 साल आराम से लग जाएंगे। हाँ, इसका असली असर FY29 या FY30 तक दिखेगा। तो तब तक के लिए क्या? आने वाले 3 सालों में ग्रोथ कहाँ से आएगी? उसके लिए उन्होंने 3 मेन पिलर्स तय किए हैं। पहला, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को नए कस्टमर्स और नई ज्योग्राफीज में बेचना। दूसरा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। वही डीबॉटलनेकिंग जिसकी हमने पहले बात की थी, पुरानी मशीन्स का पूरा फायदा उठाना। सही बात। और तीसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट पिलर, वर्किंग कैपिटल का बेहतर इस्तेमाल और डेट को कम करना। डेट रिडक्शन वाला पॉइंट सच में बहुत स्ट्रांग है। FY26 में उन्होंने अपना कर्ज करीब 158 करोड़ रुपए कम किया है, जो लगभग 21% का ड्रॉप है, जो कि एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में छोटी बात नहीं है। मई 2026 के अंत तक राइट्स इशू के पैसों से डेट को 503 करोड़ तक लाने का टारगेट है। और उन्होंने कहा है कि FY29 तक उन्हें पूरी तरह डेट फ्री होना है। एग्जैक्टली। जीरो डेट का लक्ष्य रखना एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए बहुत कॉन्फिडेंस दिखाता है।
यहाँ तक कि रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए वो मैसूर फैसिलिटी को भी स्मार्टली यूज कर रहे हैं। हाँ, वो 30 एकड़ का प्लांट जिसमें से सिर्फ 5 एकड़ यूज हो रहा है मैंगलोर प्लांट के इंटरमीडिएट्स बनाने के लिए। राइट। बाहरी सप्लायर्स पर डिपेंड होने के बजाय वो खुद को सपोर्ट कर रहे हैं, बिजनेस को मजबूत कर रहे हैं। एक समझदार मैनेजमेंट वही होती है जो प्रॉफिटेबल बिजनेस को और बड़ा करे और लॉस मेकिंग लेगेसी प्रोजेक्ट्स पर कड़े फैसले लेने से ना डरे। बिल्कुल। इस पूरी डीप डाइव को रैप अप करते हुए एक ऐसी चीज है जो लगातार मेरे दिमाग में घूम रही है। एक बड़ा डीप सवाल है ये। किस बारे में? जब एक लेगेसी कंपनी अपने 40 साल पुराने प्रोडक्ट को छोड़कर आगे बढ़ने का कड़ी तौर पर फैसला लेती है, तो उस पूरी इंडस्ट्री के उस इकोसिस्टम का क्या होता है जो उन पर निर्भर था? सप्लायर्स और बायर्स का नेटवर्क। हाँ, क्या किसी पुराने कमोडिटी बिजनेस से लगाव रखना एक कंपनी के सुनहरे भविष्य की सबसे बड़ी कीमत बन सकता है? ये एक ऐसी चीज है जिस पर आगे चलकर अकेले में और गहराई से सोचा जा सकता है। बहुत ही प्रोफाउंड थॉट है ये। बिजनेस में इमोशंस का कॉस्ट अक्सर सबसे महंगा होता है। सही बात। चलिए, आज के इस डिस्कशन में बस इतना ही। इस इंसाइट को डाइजेस्ट करने के लिए काफी कुछ मिल गया है।